नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल सरस्वती एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। और आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे वीडियो को लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद। तो हम आज टॉपिक शुरू करते हैं। तो मैं आपको पढ़ा रही थी भाषा क्या होता है, भाषा क्या होती है। हालांकि मैंने डाला था हिंदी भाषा, लेकिन सबसे पहले हिंदी भाषा तक पहुंचने के लिए हमें भाषा के स्वरूप के बारे में जानना होगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि भाषा क्या है। जो टॉपिक आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो जैसे भाषा क्या है। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है, मैम ये भाषा का सही स्वरूप क्या है, उसके बारे में बताइए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आए भी, कमेंट भी आए, सुझाव भी आए। तो उनके आधार पर मैंने कुछ संक्षिप्त क्या बोलते हैं उसको, सिलेबस मैंने तैयार किया है या नोट्स हैं जिनके ऊपर मैं ये पूरा वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले एक नजर उस पर डाल लेते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे भाषा क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि संकेतात्मक भाषा क्या होती है। दूसरा हम पढ़ेंगे संकेतात्मक भाषा क्या है। तीसरे पर हम आएंगे ध्वन्यात्मक संकेतात्मक भाषा कौन सी होती है। भाषा क्या है, संकेतात्मक भाषा क्या होती है, ध्वन्यात्मक संकेतात्मक भाषा क्या होती है। फिर कभी कभी हमारे दिमाग में ये सवाल भी आता है कि असल में हम ये सब इतना पढ़ क्यों रहे हैं, भाषा का अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है ना। तो सवाल ये भी आ जाता है कि कभी कभी क्या भाषा का अध्ययन क्यों करते हैं, उसका क्या उद्देश्य है। तो इस प्रकार का सवाल कुछ इस तरीके से आ जाता है कि भाषा का साध्य क्या है। जब ये सवाल आपके जहन में आ जाए या आपके पेपर में आ जाए, कभी कभी आ भी जाता है कि भाषा का साध्य क्या है, तो बहुत सारे बच्चों के सवाल थे कि मैम ये सब क्या शब्दावली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आज हम इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो आज हम देखिए, कल मैंने कुछ चीजें आपको भाषा के विषय में बताई थी कि भाषा क्या है। हमारे आचारों, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान है। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सामान्यतः भावों की अभिव्यक्ति के लिए जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं वह भाषा कहलाती है। है ना, मैंने कल आपको बताया था कि भाष धातु इससे ये निकला है और भाष का अर्थ होता है वाणी, आवाज, है ना। और कई तरीके की आवाज है और उन आवाजों में, उन ध्वनियों में भाव अपने आप छिपे होते हैं, है ना। जब भाव होते हैं तभी ध्वनि होती है। और जब भावों में परिवर्तन होता है, तो अंदर से व्यक्ति की जो है उसको प्रकट करने की भी चीजों में अंतर आ जाता है ना। तो अपने भावों को निकालने के लिए, अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वो असल में भाषा कहलाती है। तो भाषा का ये रूप जो हम देखते हैं ये है बहुत व्यापक रूप। हम बात कर रहे हैं मनुष्यों से संबंधित भाषा की। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। मनुष्य कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। वह अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। विचारों का यह आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, संप्रेषण भी कहलाता है। विचारों का यह आदान प्रदान क्या कहलाता है, संप्रेषण भी कहलाता है। संप्रेषण का मतलब होता है, हम ये शब्द आपको अक्सर पढ़ते हैं, संप्रेषण, जिसे अंग्रेजी में हम कम्युनिकेशन कहते हैं। है ना। संप्रेषण को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। ये जो शब्द बना है, प्रेषण करने का मतलब क्या होता है, प्रदान करना। प्रेषण करते हैं ना, भेजते हैं ना, प्रेषक, प्रेषण से ही बनता है प्रेषक, भेजने वाला, है ना। इससे बना है ना। हिंदी के अक्सर आप देखते होंगे लेटर्स में, है ना। पहले हमारे घरों पर चिट्ठियां आती थी तो उस पर लिखा होता था प्रेषक का पता, है ना। लिखा होता था ना प्रेषक का पता। प्रेषक यहाँ पे हमारा क्या अर्थ हो गया, भेजने वाला,
है ना, यानी कोई सूचना प्रदान करने वाला, सूचना का आदान प्रदान जहां हो। प्रेषण का क्या मतलब हो, सूचना का आदान प्रदान करने वाला, तो वो क्या है, ये प्रेषण है ना। सम का मतलब लग जाए तो सभी का, जहां सम प्रेषण का मतलब हो जाएगा कि साथ, सम का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, साथ, यानी कि किसी विचार को, यानी किसी सूचना को लेकर चलने वाला, यानी कि सम का मतलब यहाँ की कोई एक ऐसा विचार है जो सबको प्रेषित किया जाना है, तो वहीं से निकला है संप्रेषण। प्रेषण का मतलब सूचना का आदान प्रदान करना यानी भेजना, प्रसारित करने वाला। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य जो है अपने विचारों और भावनाओं का संप्रेषण करता है, आदान प्रदान करता है। विचारों का यह आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। यह सत्य है कि हमारे अंतःकरण में जो कुछ भी विद्यमान होता है, यानी जो हमारे अंदर जो कुछ भी चीजें होती हैं, अब कुछ भी कैसे विद्यमान हो सकता है, जब हम उन्हें अनुभव करते हैं, है ना। जीवन में हमारे बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम बहुत अनुभव करते हैं, कोई अच्छी लगती है, कोई बुरी भी लगती है, यानी कि जीवन के प्रत्येक क्षण हम कोई ना कोई घटना से गुजर रहे होते हैं जो हमें प्रभावित करती है ना। तो वो क्या होता है कि वो हमारे अंदर विद्यमान होती हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर चलता ही रहता है, और जो कुछ भी उन अनुभवों से हम सीखते हैं या जानना चाहते हैं, और बहुत सारे मन में सवाल उठने लगते हैं ऐसे अनुभवों से, तो जो अनुभवों से जो विचार उठने लगते हैं, उमड़ने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको किसी के सामने प्रकट करना चाहते हैं ना। जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, जो हमारे अंतःकरण में विद्यमान होता चला जाता है, तो हम उस अनुभवों से, उन अनुभवों को हम व्यक्त करना चाहते हैं। उन अनुभवों से ही हमारे अंदर क्या होती है, विचारों की उत्पत्ति होती है, और जब विचार उमड़ने लगते हैं मन में, तो हमारे मन में जब विचार उमड़ेंगे तो जाहिर सी बात है सवाल भी उठेंगे, और जब सवाल उठते हैं तो हम किसी से पूछना भी चाहेंगे। और जिज्ञासा तो मनुष्य का स्वाभाविक स्वरूप है, उसका नेचर है कि जब तक जिज्ञासा शांत नहीं हो जाती तब तक वो भटकता ही रहता है, और जिज्ञासा शांत करने के लिए वो उसे कुछ ना कुछ साधन चाहिए ही चाहिए। तो विचारों को प्रकट करने के लिए उसके पास कौन सा साधन हो जाता है, वो एक भाषा होती है, जो जिससे वो अपनी बात, अपने विचार, अपने प्रश्न पूछना चाहता है। तो जो कुछ भी हम दूसरों को बताना चाहते हैं या जताना चाहते हैं, उस अभिव्यक्ति के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे हम किसका नाम देते हैं, संज्ञा। उसे हम भाषा की संज्ञा के नाम से संबोधित करते हैं। तो चाहे आप इसको लिख भी सकते हैं, आप लिख भी हम देख रहे हैं कि हम जो कुछ भी दूसरों को बताना चाहते हैं या जताना चाहते हैं, उस अभिव्यक्ति के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार आपने सोचा होगा कि अभिव्यक्ति का माध्यम क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। परंतु अब यहाँ पर एक सवाल फिर से उठेगा, एक संशय फिर से उत्पन्न होगा कि यहाँ एक संशय ये उठता है कि क्या मूर्तिकार की मूर्ति जो कि उसकी भाषा कही जाती है को भाषा कहा जा सकता है, चित्रकार की चित्रकारी या कार्टूनिस्ट की जो कार्टून होते हैं जो बिना कुछ कहे, है ना, हमें बहुत सारी बातें अपने आप समझा देते हैं, क्या उनकी जो अभिव्यक्ति का माध्यम है, उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है, जैसे चित्रकार का चित्र, मूर्तिकार की मूर्ति, है ना, कार्टूनिस्ट की कार्टून, क्या उन सबको भाषा की संज्ञा दी जा सकती है? तो वो भी तो एक तरीके से वो क्या करते हैं, वो दूसरों को अपनी बात समझाना चाहते हैं, कोई ना कोई सूचना वो देना चाहते हैं। तो क्या उनको भाषा की संज्ञा दे सकते हैं हम लोग? तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल उमड़ता ही होगा। तो यह आवश्यक नहीं है कि चित्रकार या मूर्तिकार जिन भावों को या जिन विचारों को संप्रेषित करना चाहता है या बताना चाहता है उसे उसी रूप में समझा जाए, है ना।
तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, उस स्वरूप को हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। उस स्वरूप को हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। तो हम समझ लेते हैं, या आई होप ये लोग आप लोग डाउनलोड कर, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए, ये चीजें सही रहेंगी। तो अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज आप जल्दी से, भाषा की भाषा में हम बात करते हैं। सांकेतिक भाषा ऐसी भाषा है जो संकेतों के माध्यम से, हमें कोई सूचना, विचार या भावों का आदान प्रदान करती है। जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स होती है ना, वहां पर क्या होती है कि एक रेड लाइट होगी, है ना, एक रेड होगी यानी लाल, एक होगी येलो, जिसे हम पीला, चला। आपने देखा होगा कि ट्रैफिक सिग्नल पे एक खंभा खड़ा होता है जो आपको सूचना देता है कि रेड, अब वो आवाज नहीं करता लेकिन उसमें कुछ लाइट्स लगी होती है जो सूचना देती है कि आपको रुकना है, अब आपको बिल्कुल रुक जाना है और अब आपको जो है बिल्कुल चल देना है। तो जो येलो लाइट होती है हम समझ जाते हैं कि कम रुकने के लिए, और रेड लाइट होती है वो पूरी तरह रुकने के लिए, और ग्रीन लाइट हमेशा चलने के लिए प्रेषित करती है। तो ये इस तरह की जो भाषा होती है उसे भी हम सांकेतिक भाषाएं कहते हैं। इसके अलावा बहुत सी भाषाएं ऐसी होती हैं जिसे हम लिख सकते हैं। चित्रकार का चित्र, चित्रकार की भाषा कौन सी होती है, उसका चित्र। मूर्तिकार की मूर्ति, मूर्तिकार की मूर्ति। कार्टूनिस्ट की कार्टून। इस तरीके से हम देखते हैं। तो इस तरीके की जो भी भाषाएं होती हैं, और आपने देखा होता है कि शारीरिक कुछ क्रियाएं भी होती हैं, जैसे कि अगर आपको आपके घर में कुछ चीजों से मनाही है और आपको अपने दोस्त के साथ जाना है कहीं बाहर, और आपका दोस्त बाहर से आवाज लगा रहा है, हाँ भाई विकास आ जा, हाँ भाई रोहिणी आ जा, तो आप आवाज नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके पेरेंट्स घर में बैठते होते हैं। तो आप क्या करते हैं, दूर से ही उसको या तो हाय, कोई ना कोई संकेत आप मान लेते हैं, कोई ना कोई कोड रख लेते हैं। संकेत क्या होता है, कोड होता है एक तरीके का, कि जिससे कि आपके दोस्त आपकी उस कोड को समझ लेते हैं। इसी को कोडिंग और डिकोडिंग भी हम कहते हैं, है ना, कोड करना और डिकोड करना, कि आप कोई कोड भेज रहे हैं और दूसरा उसको डिकोड कर लेता है, यानी कि आप कोई संकेत भेज रहे हैं बट सामने वाला आप उसको विसंकेतन कर लेता है। तो वही सिस्टम जो है क्या कहलाता है, सांकेतिक भाषा कहलाता है ना। हाथों का हिलाना, सर का हिलाना, आंखों का बंद करके इशारा करना, है ना, बाहों से बातें करना, बाह मतलब ये मेरा कहने का मतलब आईब्रोज है, ठीक है। तो बात तो वो सारी भाषाएं किसमें आ जाती हैं, सांकेतिक भाषाओं में उनका स्वरूप आ जाता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि सांकेतिक भाषा कौन सी होती है। संकेत के माध्यम से जो विचार या जो सूचना, जो भावनाएं प्रकट की जाती हैं वो सांकेतिक भाषाएं होती हैं। अतः सांकेतिक अभिव्यक्ति यानी कि जो कोडिंग में हम अपनी बात करते हैं उसके द्वारा जो भाव और विचार प्रकाशित किया जाता है, तो वो जो जब प्रकाशित किया जाता है इन द सेंस कि हम जब उसको अपनी बात करते हैं, पहुंचाना चाहते हैं,
तो उसमें उतनी सशक्तता होती नहीं है, मतलब वो उतना सटीक नहीं होता और ना ही उतना यथार्थवान होता है ना। तो इसलिए जो है इस भाषा को मात्र संकेतात्मक भाषा कहा जा सकता है। अध्ययन की सीमा से ये थोड़ा सा चूक जाता है ना। तो अध्ययन के लिए कौन सी भाषा, तो वो होती है ध्वन्यात्मक संकेतात्मक भाषा, जिसमें ध्वनि भी हो, सारे संकेत भी हो और चिन्ह भी उसमें बने हो। कल मैं आपको वही चीज समझाने का प्रयास कर रही थी कि कैसे एक एक चीज आपको समझाने के रूप में मैं आगे बढ़ सकूं। तो संकेत हमने समझ लिए कि बहुत सारी भाषाएं ऐसी होती है जिनका हम अध्ययन नहीं कर सकते है ना, लेकिन उनको नकार भी नहीं सकते है ना। तो उन क्योंकि ध्वनियां सब में होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी भाषाएं होती हैं जिनमें ध्वनियां नहीं होती, लेकिन संकेत होते हैं, कोड होते हैं, जिनकी वजह से वो दूसरों के समक्ष अपने आप समझ ली जाती है और समझा दी भी जाती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं ध्वन्यात्मक चिन्हों की बारे में। हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं कि इन संकेतों को सटीक रूप में, सशक्त रूप में, मजबूती के साथ और सुरक्षित रूप में अगर किसी को पहुंचा सकते हैं तो वो हम किसके माध्यम से पहुंचा सकते हैं, ध्वन्यात्मक चिन्हों के माध्यम से ही अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए हम ध्वन्यात्मक चिन्ह यानी निशान, चिन्ह का मतलब क्या होता है, निशान, अपनी बात को सटीक रूप में, यथार्थ रूप में, सशक्त रूप में, पूरी मजबूती के साथ और उसे सुरक्षा प्रदान करते हुए किसी को यदि पहुंचा सकते हैं तो वो हमारी भाषा सटीक, सार्थक और ध्वन्यात्मक भाषा कहलाती है। तो हम बात कर लेते हैं ध्वन्यात्मक, प्रतीकात्मक, संकेतात्मक, चिन्हात्मक भाषा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम जो इतने सारे शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये जो हम अपनी बात, ये क्यों हम कह रहे हैं, ताकि हम अपने विचारों को या भावनाओं को या किसी प्रकार की सूचना को सुरक्षात्मक रूप में, सटीक रूप में और सशक्त यानी मजबूती, सशक्त रूप में पहुंचाने के लिए या आदान प्रदान करने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया जाता है ना। अपने विचारों को या भावनाओं को या किसी प्रकार की सूचना को सुरक्षात्मक रूप में, सटीक रूप में और सशक्त रूप में पहुंचाने के लिए या आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसी भाषा कौन सी भाषा कहलाती है, ध्वन्यात्मक प्रतीकात्मक भाषा भी कह सकते हैं इसे, ध्वन्यात्मक संकेतात्मक भाषा भी कह सकते हैं इसे,
ध्वन्यात्मक चिन्हात्मक भाषा भी कह सकते हैं। यही वो चीज है जो लिपि को जन्म देती है, यानी लिपि के अध्ययन की बात भी इसीलिए शुरू होती है। लिपि क्या है? लिपि भी जो है हमारे विचारों और भावनाओं को या किसी सूचनाओं को सुरक्षित ढंग से, किसी जानकारी को सुरक्षित करने का एक तरीका है, माध्यम है, ढंग है ना। तो ठीक इस प्रकार हम भाषा, सांकेतिक भाषा, ध्वन्यात्मक भाषा, चिन्हात्मक भाषा के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सके। अब हम बात कर लेंगे कुछ इन्हीं चीजों से मिलकर कुछ लोगों ने परिभाषाएं दी हैं। तो भाषा की परिभाषा भी आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं कुछ पाश्चात्य विचारकों की भी परिभाषाएं दूंगी और कुछ भारतीय साहित्यकार हैं या भारतीय जो लोग हैं उन्होंने भाषा की क्या परिभाषा दी है उनको लिख देती हूँ, तो आप उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। तो पहली परिभाषा दी है बेंद्रे के अनुसार, है ना। इन्होंने कहा कि भाषा एक प्रकार का चिन्ह है, चिन्ह से आशय प्रतीकों एवं संकेतों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। दूसरी परिभाषा दी है स्वीट महोदय ने। तो दूसरी परिभाषा दी है स्वीट महोदय ने। इन्होंने कहा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा, हाँ, तो इस प्रकार स्वीट के अनुसार, ये भी पाश्चात्य लेखक है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो कि एक भारतीय हैं, वो भी भाषा के विषय में वही बात कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। इसके अलावा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने कहा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्यों का परस्पर विचार विनिमय होता है उसको ही समष्टि रूप में भाषा कहा जाता है। तो इस प्रकार हम भाषा के बारे में अब समझ चुके हैं, जान चुके हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं भाषा की प्रकृति के बारे में कि भाषा का नेचर कैसा है ना। भाषा की प्रकृति कैसी है, भाषा का नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, कैसे होती है ये भाषा, कैसे पहचान सकते हैं। तो ठीक है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं पॉइंट वाइज लिखते जाऊंगी और उसको एक्सप्लेन करूंगी, तो आप चीजों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक। तो हम बात करेंगे कि भाषा की प्रकृति कैसी है, यानी कि नेचर क्या है, भाषा का नेचर क्या है। तो हमने सबसे पहले तो यही जान लिया कि भाषा क्या है, कि वह है अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। तो सबसे पहली प्रकृति क्या है उसकी, कि ये क्या है, एक सांकेतिक माध्यम है। किसका? अभिव्यक्ति का, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है कि इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है, जो ध्वन्यात्मक चिन्ह होते हैं वो समाज द्वारा स्वीकृत किए जाने चाहिए। वो ध्वनि चिन्ह कैसे होने चाहिए, जिन्हें समाज में सर्वमति सर्वसामान्य के अनुसार उसको स्वीकृति प्रदान की गई हो, है ना। समाज द्वारा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी प्रकृति कैसी होगी, समाज द्वारा स्वीकृत ध्वन्यात्मक संकेत। कहने का मतलब ये कि मान लो अगर मैं अ से आम कह रही हूं तो दूसरा भी अ से आम कहने के लिए सम्मति प्रदान करे, ना कि अगर कोई मेरे परिवेश का इंसान है ना, अगर मैं जानती हूँ कि आ माने आम होता है और वो कहे कि नहीं तुम गलत बता रही हो, आ से आम नहीं होता, आ कुछ और होता है, तो ये जो चिन्ह है कि आम ध्वनि
के लिए कौन सा जो अ ध्वनि के लिए उसके लिए जो चिन्ह हमने बनाया, अ के लिए जो हमारा मुंह फटा फल को देखकर उसके लिए हमने जो चिन्ह बनाया, या जो ये जो चिन्ह है वो समाज द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, सबकी सम्मति होनी चाहिए। मतलब ये है कि समाज द्वारा स्वीकृत ध्वन्यात्मक संकेत, यानी ये जो हम ध्वनियों की बात करते हैं अ ई उ, ये ध्वनियां जो है समाज द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए। समाज का जो हमारा समाज है, जैसा भी हमारा समाज है, हर समाज अलग होता है ना। हिंदुस्तान का समाज, हिंदुस्तान में कई डिफरेंट समाज है ना, सबका अलग अलग होता है, लेकिन उस समाज में जो ध्वनियां व्यक्त होती हैं वो समाज के लोग उस ध्वनि को स्वीकृति प्रदान करते हो। जैसे हम अ ध्वनि के लिए, अ ध्वनि के लिए सब लोग मानते हैं कि अ से बनने वाले शब्द अमरूद, है ना, आम, कुछ भी, तो जब हमारा इस तरह की ध्वनि निकलती है तो इस ध्वनि के लिए ये चिन्ह होगा, है ना। लेकिन पाश्चात्य में इसी ध्वनि, इसके लिए क्या होता है ए, तो हमने सर्वसम्मति आ को दी है ना। अब तो हम ए भी पढ़ते हैं नो डाउट, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि समाज में इन ध्वनियों को जो है मान्यता दी जानी चाहिए, है ना। अब तमिल में इसके लिए क्या चिन्ह है मुझे नहीं पता, ज्यादा नहीं पता, मुझे बस थोड़ा बहुत दिखाई देता है कि कुछ इस तरीके से पता है। हाँ, तो समाज द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए, ऐसी ध्वनियों का यहाँ प्रयोग होता है। तीसरा है कि भाषा जो है पैतृक संपत्ति नहीं बल्कि अर्जित संपत्ति होती है। भाषा जो है पैतृक नहीं बल्कि कैसी होती है, अर्जित होती है। अर्जित का मतलब क्या जानते हैं, कमाना, है ना, अर्जित होती है। यानी किसी को हम ये कहें कि भाषा किसी को जन्मजात मिल जाती है या वो पैदा होते ही उसको ये भाषा मिल जाती है उधारी में, नहीं, ऐसा नहीं होता। भाषा को अर्ज करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, यानी कहने का मतलब ये है कि सीखना पड़ता है ना। भाषा क्या होती है, यदि किसी पेरेंट्स को गिफ्ट में नहीं मिलती है ना, मतलब पेरेंट्स से बच्चे को कोई भी भाषा गिफ्ट में नहीं मिलती, बल्कि बच्चा क्या करता है, वो अपने पेरेंट्स से सीखता है ना। बचपन में क्या होता है कि बच्चे को हम क्या करवाते हैं, बच्चे को भाषा सिखाते हैं, उससे मतलब दोहरवाते हैं, है ना, अनुकरण करवाते हैं। तो अब चौथा पॉइंट हमारा, तीसरा पॉइंट हमारा क्या बनता है कि भाषा क्या है, पैतृक। पैतृक का मतलब क्या है कि पिता द्वारा दी गई कोई संपत्ति नहीं होती। कहते हैं ना कि कुछ जमीनें जो है संपत्ति पिता द्वारा मिलती है ना, लेकिन भाषा जो है पिता की संपत्ति नहीं होती, बल्कि बच्चा उसे अपने प्रयास से, अपने अभ्यास से वो सीखता है। अगला पॉइंट ये होगा कि भाषा का अर्जन किया जाता है। भाषा का अर्जन कैसे किया जाता है कि भाषा का अर्जन, यानी भाषा का अर्जन मतलब सीखना, कमाना। भाषा का अर्जन अनुकरण के द्वारा किया जाता है। अनुकरण जानते हैं, फॉलो करके। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब ये कि भाषा का जो अर्जन होता है वो अनुकरण के द्वारा, यानी कि हम अपने माँ बाप को फॉलो करते हैं। आपने देखा ही होगा बचपन में जब बहुत छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा, तो हम उसको कहते हैं ना कि बेटा बोल पापा, बोल मम्मा, तो बच्चा क्या करता है, हमें बड़े प्यार से सुनता है, बोल देखता है, और फिर वो उसको फॉलो करता है, हमारा फिर वो अनुकरण करता है। और जैसे ही वो पहला अक्षर या पहला वर्ड निकालता है मुंह से, तो हम कितने खुश होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले उसको सिखाते ही तो हैं, तो उसका हम क्या करते हैं, बच्चा क्या करता है, वो हमारा अनुकरण करता है, यानी हमारे पीछे पीछे वो चीजों को दोहराता है। दूसरी चीज है कि भाषा का संबंध हमेशा परंपरा से होता है। भाषा का संबंध किससे होता है, परंपरा से। हम इसको ऐसे लिख लें कि भाषा का संबंध सदैव परंपरा से होता है। हम सभी जानते हैं कि भाषा का संबंध हमारी परंपराओं से है।
अगला पॉइंट है कि भाषा सदैव गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है। भाषा कैसी होती है? भाषा सदैव गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है। जिस प्रकार नदी का पानी तब तक स्वस्थ रहेगा जब तक कि उसकी धारा हमेशा प्रवाहित होती रहे, यानी कि वो लगातार गतिशील रहे, चलती रहे, तब तक नदी का पानी स्वच्छ रहता है। और जैसे ही किसी नदी या तालाब को बांध दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है, तो उसका पानी कैसा होता है? सड़ने लगता है। तो उसी प्रकार भाषा है, यदि हम भाषा को बहुत ज्यादा नियमों में, व्याकरण से बांध देते हैं तो भाषा क्या हो जाती है? वहां दम घोटने लगती है, घुटने लगती है। लेकिन जैसे ही भाषा को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, है ना, कहने का मतलब ये है कि कोई ज्यादा कठिन नियम ना बनाए जाए, सरल से नियम बनाकर और सबके लिए सर्वग्राही बना दी जाए, यानी कि ऐसी भाषा जिसमें सारी भाषाओं के शब्द अपने आप आसानी से समाहित हो सके, तो ऐसी भाषा गतिशील और परिवर्तनशील होती है। यानी सदैव चलते रहना चाहिए, उसे लगातार बढ़ते रहना चाहिए और परिवर्तनशील होती है। भाषा में परिवर्तन होना लाजमी है, यानी बहुत जरूरी है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि परिवर्तन की दर हम कैसे नाप सकते हैं कि हम जानते हैं कि पूर्व में विश्व की भाषा क्या रही? संस्कृत, और संस्कृत से ही अन्य कई भाषाएं निकलती हुई नजर आती हैं। इसी तरह हमारे पास पहले संस्कृत थी, फिर संस्कृत का स्वरूप बदला, फिर जो है वही संस्कृत भाषा लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में डिवाइड हुई। फिर वहीं से लौकिक संस्कृत से कई स्वरूप निकले, है ना, पाली निकली, पाली से ही फिर प्राकृत निकली, प्राकृत से अपभ्रंश निकला और फिर अपभ्रंश भाषा से हमारी हिंदी भाषा भी निकली। तो वो क्या है? एक परिवर्तन है, हमेशा बदलती रहती है, चक्र है जो निरंतर गतिशील होती रहती है। तो ये होना बहुत जरूरी है। एक और बात, प्रत्येक भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है, जाहिर सी बात है। भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है, हम सभी जानते हैं। भौगोलिक सीमा होती है ना। अब जैसे भारत की अपनी भौगोलिक सीमा है ना। भारत में हिंदी के अलावा बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, उनको हम बोलियां भी कह सकते हैं। वहीं यूरोप में अलग अलग भाषाएं हैं, रशिया में अलग है, चीन में चाइना की भाषा है। तो हर देश की अपनी एक भौगोलिक सीमा है। इवन राज्यों के अंतर्गत भी बहुत सारी बोलियां आती हैं, उनकी भी अपनी एक सीमा होती है। तो जो है भौगोलिक सीमा में बंधी होती है। इसके अलावा हर भाषा की, प्रत्येक भाषा की संरचना में थोड़ा बहुत अंतर होता ही है ना। उसमें बहुत सारी विविधता होने की वजह से संरचना में अंतर आ जाता है। तो भाषा में विविधता भी होती है। भाषा हमेशा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर रहती है। जैसे हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा व्याकरण नियमों की वजह से बहुत ज्यादा कठिन हो गई थी, वही हिंदी भाषा उसमें ऐसे नियम बनाए गए जो सर्वग्राही हो, सबके लिए सुलभ हो, आसानी से समझ में आ सके, इसलिए वो कैसी हो गई? सरल भाषा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई। और इसलिए हिंदी भाषा कैसी है? कठिन की अपेक्षा वो कैसी है? सरल भाषा है। इसके अलावा भाषा पूर्व में संयोगात्मक थी, बाद में आकर वियोगात्मक हो गई। संयोग का मतलब ये है जुड़ी होना, और वियोग का मतलब होता है अलग अलग होना। यानी जो भाषा होती है वो पहले संयोग अवस्था में थी। जैसे हम जानते हैं संस्कृत भाषा संयोगात्मक अवस्था की भाषा है ना। हम एक उदाहरण देके के समझा सकते हैं। संस्कृत भाषा कैसी है? संयोगात्मक भाषा है। संयोगात्मक संस्कृत भाषा कैसी है? संयोगात्मक, यानी जुड़ी हुई। जैसे रामस्य पुस्तक, तो ये जो स्य है इसे हम षष्ठी विभक्ति जोड़कर जो है, जैसे हमारे हिंदी में कारक होते हैं, है ना, तो जैसे हमारा का के लिए संबंध कारक होता है, लेकिन यहाँ होता है ये जो कारक है, ये जो कारक विभक्ति है षष्ठी, यहाँ पर होती है
षष्ठी विभक्ति के शायद नाम से जानते हैं, हमारे यहाँ इसे संबंध कारक कहते हैं। तो ये यहाँ जुड़ा हुआ है रामस्य, इसका मतलब होता है राम का, है ना। तो रामस्य पुस्तक यानी कि राम की पुस्तक। तो यहाँ पर की नहीं है, राम में ही से लगा दिया है, जिससे क्या हो गया है, जो का है इसमें जुड़ा हुआ है रामस्य पुस्तक, है ना। और जबकि हिंदी में क्या है, वो वियोग है। हिंदी की भाषा कैसी है, वियोगात्मक है। हिंदी की भाषा कैसी है, वियोगात्मक है, यानी दूर दूर है, वियोग जुड़ी हुई नहीं है, वियोगात्मक है। यानी वहां राम यानी संज्ञा पद अलग होगा, संबंध कारक अलग होगा और कर्म अलग होगा, राम की पुस्तक। जबकि वहां पर जो है संस्कृत में सब कुछ जुड़ा हुआ था, इसलिए वो संयोगात्मक थी, जबकि हिंदी कैसी है, वियोगात्मक भाषा है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी ये जो भाषा की प्रकृति है, ये अपने हिसाब से हम लोग समझ चुके हैं कि भाषा सदैव गतिशील, परिवर्तनशील, अर्जित और क्या कहते हैं कठिनता से सरलता की ओर, संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर निरंतर अग्रसर रहती है। अब लास्ट में वो सवाल जो हमने लिखे थे, लास्ट में वो सवाल आता है कि ये भाषा का अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है भाषा के अध्ययन करने की। तो जो उद्देश्य है हमारा और लक्ष्य, वही हमारा क्या है, साध्य है। अब हम सब जानते हैं, हम पीजीटी कर रहे हैं, है ना, पढ़ाई करेंगे, कोई बीए कर रहा है, कोई एमए कर रहा है, उसके बाद कोई टीचिंग की जॉब करेगा, कोई क्या कहते हैं CTET निकालेगा, कोई बीएड करेगा, कोई यूपी टेट निकालेगा, कोई पीजीटी की तैयारी करेगा, कोई यूजीसी नेट की तैयारी करेगा। तो उन सब के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि भाषा का लक्ष्य है क्या, हमें क्यों पढ़नी है भाषा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए भाषा क्या है, भाषा एक तरीके का कौशल है, और जब तक भाषा के कौशल में आप निपुणता हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक आप भाषा के बारे में कुछ जान ही नहीं सकते। भाषा का कौशल है, भाषा क्या है, एक कौशल है, एक आर्ट है, एक स्किल है, जिसमें आपको निपुण होना ही है। और निपुणता प्राप्त करने के लिए आपको 4 आयामों से गुजरना होगा, और उन 4 आयामों से जुड़ने के लिए जिन साधनों को हमें जिन साधनों के माध्यम से हम साध्य तक पहुंचेंगे, वो आयाम ये है, वो 4 स्टेप्स ये है कि भाषाई कुशलता प्राप्त करने के लिए 4 रूप ये है। पहला है सुनना, ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है ना। फिर है बोलना, फिर है पढ़ना, और फिर है लिखना। तो जो सुनकर और पढ़ते हैं, सुनकर और पढ़कर जानकारी हासिल करते हैं, उसे कहते हैं ग्रहणात्मक, यानी ग्रहण करना है ना। कोई जानकारी, कोई ज्ञान हम सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, तो वह भाषा के ग्रहणात्मक उद्देश्य यानी ग्रहणात्मक लक्ष्य हो जाते हैं, यानी प्राप्त करने वाले लक्ष्य। तो जानकारी को प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, वो किन 2 रूपों में हमें सुनने को मिलता है, एक सुनकर और एक पढ़कर, और दूसरा है जो जानकारी हमने प्राप्त की, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, उसे अब दूसरों तक कैसे प्रदान करें, उसे अभिव्यक्त कैसे दें, उसे अभिव्यक्ति कैसे प्रदान करें, उसके लिए फिर 2 आयामों की जरूरत होती है, और वो 2 आयाम है बोलकर और लिखकर, जिसे हम कहते हैं अभिवृत्त्यात्मक साध्य, है ना। तो भाषा के 2 उद्देश्य होते हैं, 2 लक्ष्य होते हैं, एक ग्रहण करना और दूसरा होता है अभिव्यक्त करना, वही लेना और देना, आदान प्रदान, है ना। तो सुनकर और पढ़कर हम किसी ज्ञान को, जानकारी को हासिल करते हैं, और लिखकर और बोलकर उसे हम अभिव्यक्त करते हैं। तो और इन 4 कौशलों में निपुण हो जब तक आप नहीं होंगे, तब तक आपकी भाषा पर प्रस्तुति नहीं होगी। इस प्रकार आज मैंने जो उद्देश्य जो मैं लेकर चली थी, आशा करती हूँ वो उद्देश्य पूर्ण हुआ होगा। साथ ही मैं फिर से वही आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, प्लीज प्लीज। मेरे धन्यवाद। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आप मुझे कोई सुझाव भी दे सकते हैं, मुझे
समझा भी सकते हैं। और कैसा लगा मेरा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा प्लीज। मेरे वो चैनल को, मेरी वीडियो को, और मैं कैसे समझा रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके विषय में मुझे जरूर जानकारी दीजिएगा। और आपसे आशा है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट